इन दिनों सबसे जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो या तो एलर्जी के और अस्थमा के। एलर्जी चाहे वो सांस की नली से संबंधित एलर्जी हो या स्किन से संबंधित एलर्जी हो। एलर्जी को अगर हम वैसे बात करें तो रिएक्टिव एयरवे डिजीज भी बोलते हैं। इवन आजकल हम बच्चों में अस्थमा तो कहना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि अस्थमा जो है वो आम पेरेंट्स हैं वो सुनना नहीं चाहते। किसी बच्चे को अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, एवरेज 6 से 8 बार कोई भी बच्चा सर्दी जुकाम पकड़ता है। जो भ्रांति है ये अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों में बहुत है। अबाउट टू नेबुलाइजेशन वाले ट्रीटमेंट के लिए यू कैन इमेजिन वो 2021 की पर्ची थी। 2021 से अब तक वो वही मेडिसिन दे रहे थे 2021 में जो मैंने दी थी। जैसे जैसे बच्चा आपका ठीक होता जाएगा, कंट्रोल होता जाएगा, उसको स्टेप डाउन करके और दवाइयों को बंद भी कर देते हैं। कॉमन जो कारण है, कॉमन जो ट्रिगर्स हैं, उनसे बचाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नमस्ते, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती किसानी से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर बात करने वाले हैं और खासकर बच्चे जो है उनकी देखरेख हम कैसे करें। क्या बीमारियां आजकल जो है वो सीजनल उनमें चल रही है, बहुत सारी बातें होंगी। ये वीडियो जो है वो खासकर माता बहनों के लिए भी है जो बच्चों की केयर करती हैं। साथ में यदि आप घर में जो है वयस्क हैं, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर PL काजला साहब, जिनको जो है इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। पूरा झुंझुनू शहर जो है उनको वैसे ही जानता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आप सबसे पहले आपका हमारे इस खास शो है। सभी शेखावाटी वासियों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल। तो सर, शुरुआत करूंगा मैं जो है सीजनल बीमारी के साथ में। अभी जो है वो थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी नहीं आ रही है, गर्मी है, थोड़ा टाइम वक्त के बाद में सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी। तो ये दौर में जो है वो अमूमन हर घर में जो ये सीजनल बीमारी है ये देखने को मिल रही है। बच्चों में भी ये जो है वो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप रेगुलर OPDs आजकल कर रहे हैं तो किस तरह के सिनेरियोज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जब मौसम में बदलाव आता है, जब मौसम चेंज होता है, चाहे वो विंटर टू समर हो चाहे समर टू विंटर हो, उस दौरान बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और उसका एक जो कॉमन कारण है कि हमारी जो बॉडी है जब एक वेदर से दूसरे वेदर में शिफ्ट होती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस एडजस्टमेंट के दौरान हमको इन्फेक्शन पकड़ना या कोई बॉडी का जो रिएक्शन है एनवायरनमेंट के लिए वो होना, वो कॉमन और आम बात है। और इसी के चलते इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं और एलर्जीज बहुत कॉमन होती हैं। इन दिनों सबसे जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो या तो एलर्जी के और अस्थमा के। एलर्जी चाहे वो सांस की नली से संबंधित एलर्जी हो या स्किन से संबंधित एलर्जी हो। और दूसरा इन्फेक्शन, स्पेशली इन्फेक्शन भी वो जो स्पेशली जैसे मच्छरों से फैलते हैं, डेंगू है, मलेरिया है। इन दिनों डेंगू तो बहुत ही कॉमन हो रखा है और आप और हम लोग भी सुनते हैं कि हर घर में कोई न कोई डेंगू से पीड़ित है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं आजकल बदलते मौसम में है ज़्यादा आ रहे हैं हम लोगों के पास। सर, अस्थमा के बारे में आपने बात की, एलर्जी के बारे में आपने बात की, थोड़ा सा सर मैं डिटेल में इसके बारे में जानना चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि अस्थमा और ये जो एलर्जी है ये बच्चों में किस कारण से हो रही है और किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखो कविश जी, एलर्जी और अस्थमा जब हमारे कानों में आता है तो अस्थमा के लिए आज से 10 साल 15 साल पहले आम आदमी के दिमाग में अस्थमा का मतलब एक बुजुर्ग सा आदमी खांसता हुआ है ना, लाठी पकड़े चलता हुआ, हांफता हुआ, ऐसी पिक्चर दिमाग में आती थी कि अस्थमा केवल उन लोगों की बीमारी है, बच्चों की बीमारी नहीं है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वाइड मोर देन 300 मिलियन पीपल्स हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं। अच्छा। और इनमें से मोर देन 50% बच्चे हैं। ये आज के एनवायरनमेंट की वजह से है मोस्ट प्रोबेबली, कि जो हमारे बच्चों को जो वेदर और जो एनवायरनमेंट जो हम दे रहे हैं उनमें चाहे पोल्यूशन हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, आर्टिफिशियल वेदर में जब हम रहते हैं जैसे AC के अंदर रहते हैं, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होते हैं जिनके चलते बच्चे हैं वो एलर्जी और अस्थमा से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। बिल्कुल। और अस्थमा और जो एलर्जी है उसको हम डिफाइन करें कि क्या होता है अस्थमा और एलर्जी, तो उसके बारे में एक सिंपल शब्द में कहूँ तो अस्थमा और एलर्जी है वो हमारी बॉडी का ओवर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने 2 कड़वी बात बोल दी तो आप उसको इग्नोर कर दो या प्यार से समझा दो, ऐसे भी कर सकते हो। और आप डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारी बॉडी जब किसी
एलर्जन या एलर्जी जिससे हमें उसके कांटेक्ट में आती है तो उस रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाती है और उस डंडे का नुकसान हमारी बॉडी को ही होता है। अच्छा, ये बेसिकली एलर्जी है। एलर्जी को अगर हम वैसे बात करें तो रिएक्टिव एयरवे डिजीज भी बोलते हैं। इवन आजकल हम बच्चों में अस्थमा तो कहना पसंद भी नहीं करते क्योंकि अस्थमा जो है वो आम पेरेंट्स हैं वो सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अस्थमा जो बीमारी है वो हमारे बच्चों को कैसे हो गई, तो हम उसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं रादर देन अस्थमा। अस्थमा से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। एलर्जी और अस्थमा के लिए हम बात करें तो भ्रांतियां चाहे वो डिजीज की एक्सेप्टेंस से हो, जैसे कोई पेरेंट ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे बच्चों को अस्थमा हो गया, चाहे वो डिजीज को पकड़ने से संबंधित हो। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पर ये कॉमनली मिस भी होती है। एज ए डॉक्टर में मैं बात करूं तो एलर्जी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत लेट पकड़ में आते हैं। 1 2 साल 3 साल 5 साल बच्चा परेशान होगा तब जाके वो एलर्जी या अस्थमा या रिएक्टिव एयरवे डिजीज लेवल होता है, वो डायग्नोस होता है। जब आपकी बीमारी पकड़ में आ गई उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेने में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसके बारे में भी अपनी बात करेंगे। और सबसे बड़ी उसके बाद उसका फॉलोअप रखना और उसकी दवाइयों को आगे लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना और उसके प्रिकॉशंस रखना, उसमें भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सर अस्थमा और जो एलर्जी है, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखिए, जो अस्थमा है और एलर्जी है वो जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पर वो यूजुअली मिस भी होती है और उस मिस होने के अंदर कुछ जो पार्ट है वो पेरेंट्स का भी होता है और कुछ हम डॉक्टर्स भी कई बार उसको ईजी वे में ले लेते हैं। बट जैसे कॉमन सिम्टम्स या कॉमन प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो किसी बच्चे को अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, एवरेज 6 से 8 बार कोई भी बच्चा सर्दी जुकाम पकड़ता है साल में, अगर मोर देन दैट बच्चा सर्दी जुकाम से सफर करता है तो वो कहीं न कहीं इस कैटेगरी में आता है। दूसरा, सर्दी जुकाम हुआ पर वो नॉर्मल बच्चे की बजाय ज्यादा लंबा खींचता है, जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि वायरल हुआ है 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। बट एलर्जी वाले बच्चों को, अस्थमा वाले बच्चों को वो जो एपिसोड है वो 10 दिन 15 दिन तक चल जाता है। ज्यादा खांसी आती है और एक बार जब खांसी जुकाम होता है तो उसके बाद बुखार तो आपका ठीक हो जाता है पर खांसी आपकी लंबे टाइम तक चलती रहती है। कॉमन जो खांसी का टाइमिंग होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है। बच्चा रात को बढ़िया खाएगा पिएगा सोएगा और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के खांसने लग जाएगा या सुबह उठते ही छींकने लग जाएगा। और कई बार तो जब सीवियर एपिसोड होता है तो बच्चे की छाती में या चेस्ट में से सीटियों की सी आवाज़ भी आती है। हम मदर को पूछते हैं कई बार कि जब आपके पास बच्चा सोता है तो विशल्स बजती हैं क्या इसकी छाती में, तो मदर बताती है क्लियर कट कि इसकी छाती में सीटियों की सी आवाज़ आती है। और फिर अल्टीमेटली जब बच्चा सीवियर फॉर्म में आता है, एक्यूट एक्जबरेशन में आता है तो फिर उसको सांस में तकलीफ होना, उसके ऑक्सीजन कम आना, उसका खाना पीना डिस्टर्ब होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कॉमन प्रेजेंटेशन है अस्थमा का इस तरह से होता है। अब जब सर हम अस्थमा को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप डायग्नोस किस तरीके से अस्थमा को करते हैं? अस्थमा के डायग्नोसिस में सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसको डायग्नोस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन यानी जिसको हम टेस्ट बोलते हैं वो मिनिमली पार्ट रोल प्ले करते हैं और मिनिमल से ही टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इसलिए अस्थमा का जो डायग्नोसिस है वो बच्चे की क्लिनिकल हिस्ट्री, खुद में क्या सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया बार बार सर्दी जुकाम खांसी होना, लंबे टाइम होना, इसके साथ साथ पेरेंट्स की हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स में एलर्जी अस्थमा की हिस्ट्री है तो बच्चे में थोड़े से ज्यादा चांस होते हैं। और तीसरा, दवाइयों का रिस्पॉन्स कौन सी दवाई का कैसे आता है। जैसे अस्थमा की एलर्जी की जो दवाइयां हैं स्पेशली ब्रोंकोडायलेटर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके बाद अगर बच्चा तुरंत से अच्छे रिस्पॉन्स देता है, बढ़िया आराम हो जाता है उसको, तो जेनेटिक हिस्ट्री, उसकी बच्चे की खुद की हिस्ट्री और उस दवाइयों का रिस्पॉन्स, इन सब चीजों को मिला के हम अस्थमा लेबल करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके बाद में अस्थमा की मॉनिटरिंग के लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको हम यूज में लेते हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में पीएफटी बोलते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो वॉल्यूम्स हैं कि कितना सांस अंदर ले सकता है, कितना छोड़ सकता है, कितना वो अंदर रख सकता है, ये वॉल्यूम्स हैं, इन्हीं को पीएफटी कहते हैं। बड़ा आसान सा टेस्ट है, केवल फूंक मार के हम टेस्ट कर सकते हैं। ना कोई बच्चे को दर्द होता है, ना उसका कोई ब्लड निकलता है और ना उसका कोई रेडिएशन एक्सपोजर जैसे एक्सरे में होता है वो होता है। तो इससे हम उसका डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प मिलती है हमें और उसका जो ट्रीटमेंट है वो करने में और ट्रीटमेंट ऊपर नीचे करने में, ट्रीटमेंट आगे कंप्लीट करने में भी पीएफटी से बड़ी हेल्प मिलती है। आम धारणा ये है कि अस्थमा एलर्जी के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में जो इतने कॉस्टली हैं बट उनका रिकमेंडेशन नहीं है। बट क्योंकि आप जानते हो कमर्शियलाइजेशन का टाइम है तो बहुत सारे कॉस्टली जो इन्वेस्टिगेशन सब अवेलेबल हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक से इन्वेस्टिगेशन प्लस पीएफटी वो मोर देन सफिशिएंट है हमें अस्थमा डायग्नोसिस बनाने के लिए।
और सर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अस्थमा ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है? देखो, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहला पार्ट है कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जो कॉमन एनवायरमेंटल जो ट्रिगर्स हैं उनका रिएक्शन है हमारी बॉडी का, उनके लिए रिएक्शंस है। तो वो जो रिएक्शन है जिन चीजों के लिए आ रहा है, यानी जिन ट्रिगर्स के लिए आ रहा है, उन ट्रिगर्स से आप बचा के रखो बच्चे को, तो अस्थमा जो है वो कम होगा। जैसे ट्रिगर्स में जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, डस्ट हमारा सबसे कॉमन ट्रिगर है। दूसरा कॉमन ट्रिगर कोल्ड है। तो डस्ट और कोल्ड, अगर इन दो चीजों से हम बचा के रखेंगे तो बच्चे को अस्थमा कम परेशान करेगा। तो एक पार्ट है हमारा कि हम ट्रिगर से बचा के रखें, जिससे बच्चा जल्दी ठीक होगा और बार बार होने से भी बचेगा। दूसरा पार्ट आता है मेडिसिन में। मेडिसिन को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो मेडिसिन जिससे बच्चा तुरंत ठीक हो जाता है। आपके बच्चे को एलर्जी है, अस्थमा है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी, 2 दिन में 5 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेडिसिन अक्सर पेरेंट्स ले लेते हैं और हम डॉक्टर्स भी एडवाइस कर देते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, कि वो बच्चा अस्थमा से, एलर्जी से बार बार पीड़ित होने से कैसे बचे। ये जो ट्रीटमेंट है इसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं या बचाव के लिए अपन ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये हमारा अक्सर मिस हो जाता है। तो मैं दोनों ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा और उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारे पास बच्चा एक्यूट फेज में आता है कि इसको अब ठीक करना है एक बार, कि ये बच्चा, इसको सर्दी जुकाम खांसी और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाए, तो उसमें हमारे पास कुछ पीने वाली दवाइयाँ होती है जो सांस की नलियों को खोलती हैं। और नेबुलाइजर एक अच्छा प्रोसेस होता है। नेबुलाइजर क्या होता है कि हमारे पास घर में कोविड में हमने सबने देखा है, एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है, उसमें हम दवाई डालते हैं और उससे वेपर बनती है और बच्चा जब सांस लेता है तो वो दवाई अंदर चली जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस नेबुलाइजेशन के लिए अपने समाज में बड़े मिसकंसेप्शन है, यानी भ्रांतियां हैं। एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैंने जब झुंझुनू में प्रैक्टिस शुरू करी थी तो रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास बेल बजी। नीचे स्टाफ था, उन्होंने अटेंड किया। उन्होंने मेरे को बताया कि बच्चा है जिसको सांस में तकलीफ हो रही है। और कौन है, जब एक पढ़ी लिखी फैमिली आई, मैंने देखा बच्चे को इतना सांस में तकलीफ था, उसको एक्यूट अटैक था अस्थमा का। मैंने ज़्यादा घर वालों से बातचीत करना उचित नहीं समझा। मुझे लगा बच्चा सीरियस है, मैं पहले इसका ट्रीटमेंट कर लूँ, फिर घर वालों से बात करूँगा। और उस ट्रीटमेंट में सबसे जो इफेक्टिव और पहला ट्रीटमेंट हमारा नेबुलाइजेशन आता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही वो नेबुलाइजेशन बच्चे को दवाई डाल के स्टार्ट कराया तो उनकी मदर आई, वो मेरे पे गुस्सा हो गई कि डॉक्टर साहब ये आप मेरे बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस ट्रीटमेंट का तो मेरा बच्चा आदी हो जाएगा, ये तो मेरे इस ट्रीटमेंट से तो मेरे बच्चे के फेफड़े खराब हो जाएंगे, आप छोड़ो ये ट्रीटमेंट बंद करो, मैं कहीं और इलाज करवा लूंगी। और उस बच्चे को उन्होंने मेरे हॉस्पिटल से निकाला और गोड नोच कहाँ लेके गए। ये मैं घटना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो भ्रांति है ये अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों में बहुत है अबाउट टू नेबुलाइजेशन वाले ट्रीटमेंट के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देना यहाँ उचित समझूंगा ताकि आपके थ्रू मैं लोगों को अवेयर कर सकूं। नेबुलाइजेशन एक ज्यादा असरदार तरीका है दवाई देने का और उसके कम साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की तो वहाँ नेबुलाइजेशन को प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं। वो पीने की दवाई से पहले वो नेबुलाइजेशन देना प्रेफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज जब नेबुलाइजेशन की दवाई हमारे शरीर में जाती है तो वो कैसे एंटर करती है, हमारे मुंह में या नाक में से एंटर करती है, जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में चली जाती है। बिकॉज बेसिकली जो बीमारी है वो लंग्स की है। अब दवाई हमारी लंग्स में भेजनी है, हमें सीधे हमने सांस के साथ भेज दी। इसके अल्टरनेट तरीके के बारे में हम बात करें, कोई शरीर में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं या हमारे शरीर में हम पीने वाली दवाई थ्रू दवाई लेते हैं, तो वो जो पीने वाली दवाई वो पहले स्टमक में जाएगी, स्टमक से ब्लड में सर्कुलेट होगी और फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलीग्राम दवाई ली तो उसका 1 या 2 मिलीग्राम आपका फेफड़े में यानी लंग्स में पहुंचेगा, बाकी 98 मिलीग्राम दवाई आपके बॉडी के उन पार्ट्स में जाएगी जहां उसकी जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है इंजेक्शन की और पीने वाली दवाई की। जबकि हम नेबुलाइजेशन के थ्रू वो 1 या 2 मिलीग्राम दवाई हम डायरेक्टली लंग्स में दे देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी दवाई हमने बच्चे को कम दी, डोज कम गई, जहां जानी चाहिए थी वहां गई, इसलिए ज्यादा असर हुआ उसका और बच्चे के साइड इफेक्ट है वो कम हुए। वास्तविकता ये है। तो अगर किसी भी बच्चे को अस्थमा है तो उसके लिए नेबुलाइजेशन है वो एक ज्यादा असरदार, ज्यादा अच्छा और कम साइड इफेक्ट का तरीका है दवाई देने का। ये हम समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वापस हम बात करें एक्यूट जो अटैक है उसके ट्रीटमेंट की, तो कुछ पीने वाली दवाइयां हो गई, कुछ नेबुलाइजेशन हो गया। बहुत सीवियर फॉर्म में आता है तो कई बार हमें इंजेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, पर वो बहुत रेयरली 1000 में से 1 बच्चे में ही जरूरत होती है। ये ट्रीटमेंट देके बच्चा 2 से 5 दिन में यूजुअली एलर्जी अस्थमा वाला बच्चा ठीक हो जाता है। दूसरा जो पार्ट है ट्रीटमेंट का
वो है कि एक बार बच्चा ठीक हो गया पर उसके बाद बार बार बीमार ना हो, क्योंकि एलर्जी और अस्थमा तो बीमारी बार बार होने वाली है। अगर हम उसको बार बार होने से रोक नहीं पाएंगे तो हमने आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया उसका। ये जो कड़ी है ये अक्सर पेरेंट्स से भी मिस होती है, क्योंकि एक बार बच्चा ठीक हो गया, बच्चा भी मस्त, पेरेंट्स भी मस्त, हॉस्पिटल आना मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि आप हॉस्पिटल मत आइए, पर जब भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो, उसको खांसी जुकाम हो, उसकी एक डायरी बनाइए आप। उस डायरी में सिंपली आपको नोट करना है कि आज इसको सर्दी जुकाम खांसी हुई, इतने दिन हमने ये दवाई दी और ठीक हो गई, ताकि जब भी आप अगली बार डॉक्टर के पास जाएं तो आपकी जो डायरी है वो एज ए हिस्ट्री, एज ए समरी आपकी हाथ में हो और वो डॉक्टर को आप दिखा दें कि डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमारे बच्चे की ये स्थिति रही है, हमने ये दवाइयाँ दी हैं और उन दवाइयों के साथ ये इसकी बच्चे की स्थिति रही है। उससे क्या होगा कि जो बच्चा बार बार बीमार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम दवाइयाँ देंगे, वो दवाइयाँ डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। वो कैसे हेल्प मिलेगी? एलर्जी और अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो कैटेगरी बेस्ड होता है कि इस कैटेगरी का एलर्जी है आपको और इस कैटेगरी के बेसिस पे ये आपको मेडिसिन दी जाएंगे। और वो जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी डिसाइड करने का जो तरीका है वो आपकी ये हिस्ट्री है। महीने में कितनी बार होता है, 2 महीने में कितनी बार होता है, 6 महीने में कितनी बार होता है, साल में कितनी बार होता है, ये ही हिस्ट्री आपकी डिसाइड करेगी कि इस बच्चे को कौन सी कैटेगरी की एलर्जी है और उस एलर्जी के लिए हम कौन सी तरह की मेडिसिन देंगे और कितने टाइम तक देंगे, ताकि बच्चा आपका बार बार बीमार होने से बच सके। अब हम कौन सी दवाइयाँ अक्सर इस्तेमाल करते हैं बार बार होने से बचाने के लिए? एक बहुत सिंपल सी मेडिसिन तो एंटीहिस्टामिनिक मोंटेलुकास्ट आपने भी बहुत सुना होगा। एक कॉमन मेडिसिन है जो बच्चों में थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, उसको हम रोकने के लिए कुछ टाइमिंग के लिए देते हैं और वो काम करती है। बट जिन बच्चों को इसके बावजूद भी बार बार होता है या थोड़ा सीवियर टाइप का अस्थमा एलर्जी होता है, उनमें दवाई देने का तरीका नेबुलाइजेशन से मिलता जुलता इनहेलर या रोटाकैप होते हैं। इनहेलर के और रोटाकैप के साथ भी वही भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं जो अपने नेबुलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, पर रोटाकैप और इनहेलर के साथ भी वही फायदे भी जुड़े हुए हैं जो अपने नेबुलाइजर के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि कम साइड इफेक्ट, कम दवाई और ज्यादा असर। तो अगर डॉक्टर आपके बच्चे को आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे, जो कि आप अपनी डायरी के रूप में मेंटेन करते हो और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स के रूप में मेंटेन करते हो, उसके हिसाब से अगर आपके बच्चों को इनहेलर या रोटाकैप एडवाइस करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। इसमें भी एक खास बात यह है कि कोई भी नेबुलाइजर, कोई भी रोटाकैप, कोई भी इनहेलर फिक्स नहीं हो सकता कि आपने आज फॉर एग्जांपल 100 माइक्रोग्राम का इनहेलर स्टार्ट किया और आज इसी से मेरे को एक एग्जांपल याद आया। आज मेरे पास एक फादर आए अपनी बेटी को लेके, उनकी बेटी लगभग 11-12 साल की थी, दुखी थे, परेशान थे कि डॉक्टर साहब इसको बच्ची को दवाई दे रहे हैं हम तो ये तो ठीक ही नहीं होती, ऐसी क्या बीमारी हो गई, हमें तो चिंता है, बड़ी भी हो रही है, ठीक नहीं हो रही। मन का बताओ तो सही क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब ये आपका ही ट्रीटमेंट चल रहा है। मन का दिखाओ भाई। तो उन्होंने पर्ची निकाली। यू कैन इमेजिन वो 2021 की पर्ची थी। अच्छा। 2021 से अब तक वो वही मेडिसिन दे रहे थे 2021 में जो मैंने दी थी। तो मैं इसके थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि दवाइयाँ फिक्स नहीं होती कि आज एक दवाई स्टार्ट कर दी उसी को सारी जिंदगी लेना है या उसी को साल लेना है, 2 साल लेना है, 5 साल लेना है। नहीं, ऐसे नहीं है। अस्थमा के प्रिवेंशन में स्टेप अप और स्टेप डाउन, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सीढ़ियाँ उतरते हैं, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। एक गाइडलाइन होती है, जिन्ना गाइडलाइन करके एक WHO की गाइडलाइन है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें ये प्रोटोकॉल बताया जाता है। स्टेप अप का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 100 माइक्रोग्राम का दवाई स्टार्ट किया, बच्चा आपका ठीक नहीं हुआ, तो हम 1 महीने बाद बच्चों को रीअसेस करेंगे, आपकी डायरी को देखेंगे कि आपकी डायरी में कितनी बार खांसी जुकाम नोटेड है। 100 माइक्रोग्राम से कंट्रोल नहीं हुआ, हम उसको 200 माइक्रोग्राम पे शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 200 माइक्रोग्राम आपने महीने 2 महीने दिया, पर फिर आपकी डायरी ये कह रही है कि बच्चा आपका बार बार बीमार हो रहा है, तो हम उसको अगले स्टेप पे 300 पे लेके जाएंगे। कई बार साल्ट ये मेडिसिन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कई बार डोज चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बच्चा एलर्जी और अस्थमा से रिलीव हो जाता है मेडिसिन के साथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही मेडिसिन हम सालों साल देते रहेंगे। इसकी बजाय स्टेप डाउन भी करना होता है हमें। स्टेप डाउन का मतलब फॉर एग्जांपल 200 माइक्रोग्राम आप दवाई दे रहे हो, तो अगर बच्चा आपका 1 महीने 2 महीने ठीक रह गया तो आप उसको PFT करवाओ, अपने डॉक्टर से असेस करवाओ, और अगर आपके उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ठीक हैं, उसके फेफड़े की कैपेसिटी ठीक है, वॉल्यूम्स ठीक हैं, तो आप उसको 150 पे या 100 पे लेके आ जाओ। फिर आपने 2 महीने उसको मॉनिटर किया, आपने अपनी डायरी मेंटेन करी, आपका बच्चा अगर फिर ठीक है तो वापस उसको 100 पे लेके आ जाओ। और ऐसे करते करते वो मेडिसिन हम बंद भी कर देते हैं। ये मिसकंसेप्शन रोटाकैप या इनहेलर के साथ बहुत जुड़ा हुआ है कि एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो ये तो परमानेंट चलेगा, इसकी आदत हो जाएगी, इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे और ये तो फिर छूटेगा नहीं।
ऐसा नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं और ये भ्रांतियां बनने का भी कारण है। उसका कारण भी यही है कि अस्थमा या एलर्जी बीमारी ऐसी है जो लंबी चलती है। उसमें इस दवाई का दोष नहीं है कि वो दवाई आपने देना शुरू कर दी इसलिए वो बीमारी लंबी होगी, जबकि वो बीमारी की नेचर है, बीमारी की प्रवृत्ति है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई आदमी ये कहे कि साहब मैं खाना खाता हूँ, अभी खाऊंगा, शाम को फिर खाना पड़ेगा, है ना, ये तो खाने की आदत हो गई मुझे। भाई आपको खाने की आदत नहीं हुई, आपके शरीर को जरूरत है खाने की। अगर खाना नहीं खाओगे तो आप चलोगे कैसे? ऐसे ही आपको जितनी दवाई की जरूरत है उतनी दवाई आपको लेनी चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दवाइयाँ आपकी परमानेंट ही चलेंगी। जैसे जैसे बच्चा आपका ठीक होता जाएगा, कंट्रोल होता जाएगा, उसको स्टेप डाउन करके और दवाइयों को बंद भी कर देते हैं हम। बच्चों वाले एलर्जी और अस्थमा की एक अच्छी बात ये भी होती है कि वो एज के साथ ठीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जैसे इनिशियली बहुत सीवियर अस्थमा है, उसको 8 साल 10 साल, हालांकि वो एज है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होती है, बट यूजुअली 5, 10, 15 साल पे जाके वो एलर्जी और अस्थमा बच्चों वाली 90% बच्चों में ठीक हो जाती है। ये एक अच्छा हमारे लिए पार्ट है अस्थमा के पर्पज से। साथ ही डॉक्टर साहब हमने आइडेंटिफाई करने के बारे में बात की, डायग्नोस करने के बारे में बात की, ट्रीटमेंट के बारे में बात की। अब जाते जाते जो है मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इनसे बचने के उपाय जो है वो अस्थमा से बचने के क्या उपाय हमें करने चाहिए? देखिए ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम भी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने बच्चे को बीमार होने से बचा लिया तो बहुत सारी दवाइयों से भी बचा लिया आपने, उसको बहुत सारी परेशानी से भी बचा लिया। और अस्थमा का जो प्रिवेंशन है वो संभव है। उसमें 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मैंने पहले ही बताई कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना है आपको। डस्ट, कोल्ड, फ्रिज वाली चीज़ें, आइसक्रीम, कूलर, एसी के सामने बैठ गया, गांव देहात में कहीं खेत खलिहान का काम हो रहा है, वहाँ डस्ट निकल रही है, वहाँ बच्चा चला गया। आपके घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, डस्टिंग हो रही है, वहाँ बच्चा चला गया। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कहीं आपने अगरबत्ती जला रखी है, किसी ने परफ्यूम पाउडर आपने लगा रखा है, उसके कॉन्टेक्ट में बच्चा आ गया। मतलब कॉमन जो कारण है, कॉमन जो ट्रिगर्स हैं, उनसे बचाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, जो छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शंस बार बार होते हैं बच्चों को, उनसे बचाने के लिए आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हो। जैसे जुकाम का यानी फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, जो साल में एक बार लगता है और वो 50 से 60% कम से कम आपके बच्चे के जो जुकाम वाले एपिसोड्स हैं उनको कम करता है वो। तो जुकाम के एपिसोड कम होंगे तो उसके साथ साथ आपका अस्थमा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, क्योंकि ट्रिगर उसमें एक वायरल इन्फेक्शन भी ट्रिगर होता है। तीसरा, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज आप बढ़ाओगे तो उसके लंग्स का जो स्टेमिना है, लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, तो उसको छोटे छोटे जो अस्थमा के एलर्जी के एपिसोड्स हैं वो तंग नहीं करेंगे। तो अपने बच्चे को 24 आवर्स में से कम 40 to 50 मिनट विग्रस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना चाहिए। और वो जो एक्सरसाइज है वो डेली भी नहीं करो तो कम से कम 7 दिन में से 4 या 5 दिन तो उसकी होनी ही चाहिए। उनमें भी अगर आउटडोर एक्टिविटीज होंगी तो ज़्यादा ठीक होगा। घर के अंदर खेलने की बजाय बाहर जाए, पार्क में जाए, ग्राउंड में जाए, अपने स्कूल के खेल मैदान में जाए, स्टेडियम में जाए, खुले में खेले, अपने दोस्तों के साथ खेले और अच्छे से पसीना निकाले। ये भी अस्थमा का एक अपने आप में प्रिवेंशन है। थर्ड पार्ट, जो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चे की डाइट में आप प्रोटीन्स और विटामिन को इन्वॉल्व करोगे, फाइबर को इन्वॉल्व करोगे, तो आपके बच्चे को एलर्जी अस्थमा भी डेफिनेटली कम होगा। और प्रोटीन का जो सोर्स है वो हमारी डाइट में दालें हैं। सबसे सिंपल, सबसे सस्ता सॉल्यूशन है दालें खूब खिलाओ अपने बच्चे को। छोला, राजमा, सोयाबीन, पनीर, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। ऐसे ही वेजिटेबल हमारी डाइट में अक्सर मिस होती हैं। इस फास्ट फूड के ज़माने में लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाने में, बिस्किट चॉकलेट खाने में बिजी रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अपने बच्चे को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाइएगा, तो उससे आपके बच्चे की जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, ओवरऑल रोगों से लड़ने की क्षमता है, एलर्जी से लड़ने की क्षमता है, वो इम्प्रूव होगी। तो कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीनेशन और कुछ एक्सरसाइज और साथ में डाइट, इन सब से हम अपने बच्चे को अस्थमा से बचा सकते हैं। कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में आज हमने बच्चों में अस्थमा और एलर्जी से होने वाली अलग अलग चीजों के बारे में बातचीत करी और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये हमने डॉक्टर साहब से जाना। एक नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए 90.0 FM झुंझुनू, हर तरंग आपके संग, मेरे यानी कवीश के साथ। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।